औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ स्पीड ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियाँ वाली। आप तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। आज हमारा है लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे रेडिएक्टिविटी के बारे में। रेडिएक्टिविटी एक ऐसा टॉपिक है जो कॉमनली हम बहुत ज़्यादा दफ़ा पढ़ते रहते हैं और इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमारी छोटी क्लासेस से ही हमारे माइंड में होता है। इसमें हम कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस करेंगे कि जो हमारे इस कंसेप्ट को और ज़्यादा क्लियर कर लेंगी। यहाँ पे अगर हम अपने पीरियोडिक टेबल पे नज़र डालें तो हमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स नज़र आते हैं कि अगर उनका देखा जाए उनके बारे में तो जिनका एलिमेंट्स का जिनका एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर जो है वो 82 से ज़्यादा है तो वो हमें अनस्टेबल नज़र आते हैं। अब उनकी अनस्टेबिलिटी का पता ये चलता है कि वो रेडिएशन इमिट करते रहते हैं। उनका रेडिएशन इमिट करना उनकी अनस्टेबिलिटी को ज़ाहिर करता है और इससे हमें कुछ ऐसा नॉलेज मिला कि जिसके ज़रिए हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये जो रेडिएशंस बेसिकली इमिट करते हैं ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए करते हैं, क्योंकि जितने भी हमने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स देखे हैं जिनका चार्ज नंबर 82 से लेस है वो सारे स्टेबल हैं, वो किसी किस्म की कोई रेडिएशन इमिट नहीं करते। लेकिन हर वो एलिमेंट जिसका चार्ज नंबर 82 या उससे ज़्यादा है वो अनस्टेबल है और इनविजिबल रेडिएशन इमिट करता है। और इन रेडिएशंस का इफ़ेक्ट हमने फोटोग्राफिक फ़िल्म के ऊपर देखा। ऐसी फ़िल्म ये जो जिस पे हम किसी तस्वीर का छापा सा ले सकते हैं, तो ऐसी फोटोग्राफिक फ़िल्म के ऊपर हमने इनके निशानात देखे और वो निशानात इनिशियली तो बहुत अलार्मिंग थे, बट बाद में इन्होंने बहुत जो वसी हमारा इल्म है उसको बढ़ाने में मदद की। ऐसे एलिमेंट्स को हम रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का नाम देते हैं और ये जो फिनोमेना होता है इस फिनोमेना को हम रेडियोएक्टिविटी का नाम देते हैं, यानी वो फिनोमेना कि जिसमें हमारे एलिमेंट्स और वो एलिमेंट्स जिनका पर्टिकुलरली 82 या उससे ज़्यादा चार्ज नंबर होता है तो वो रेडिएशंस इमिट करते हैं और वो रेडिएशंस इमिट करने का फिनोमेना रेडियोएक्टिविटी कहलाता है और ऐसे एलिमेंट्स जो हैं वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये रेडिएशंस क्योंकि इनविजिबल होती हैं तो हम इनको देख नहीं सकते, हाँ इनके असरात को महसूस किया जा सकता है और इनिशियली इनको फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर देखा गया। 3 तरह की ये रेडिएशंस होती हैं। नंबर 1 अल्फ़ा रेडिएशंस, नंबर 2 बीटा रेडिएशंस, नंबर 3 गैमा रेडिएशंस। इस टॉपिक में भी और इससे अगले टॉपिक में भी हम डिटेल के साथ इन रेडिएशंस और इनका बिहेवियर जो है वो स्टडी करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया गया। इस एक्सपेरिमेंट से पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ कि ये जो डिस्कवरी, ये जो बेसिकली फिनोमेना था रेडिएशंस का और रेडियोएक्टिविटी का, ये एक साइंटिस्ट था हेनरी बेकरल। 1896 में 1896 में उसने ये डिस्कवर किया और वो यूरेनियम के ऊपर बेसिकली वर्क कर रहा था जिसका चार्ज नंबर 92 था। और यूरेनियम ने कुछ इनविजिबल रेडिएशन इमिट की जो कि उसने एक ब्लैक पेपर रैपिंग के ऊपर ऑब्जर्व की और वो एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर फिर उनके निशानात भी उसको नज़र आए। तो फिर उसके बाद मैरी क्यूरी और पीरे क्यूरी 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने मज़ीद यूरेनियम के बाद, क्योंकि यूरेनियम को तो हेनरी बेकरल ने बताया था कि ये कुछ रेडिएशन इमिट कर रहा है, तो इसके बाद इन 2 साइंटिस्ट ने फिर 2 और मज़ीद रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स दरियाफ्त किए जिसमें एक पोलोनियम और दूसरा रेडियम था। इस सारे फिनोमेना को स्टडी करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट बड़ा सिंपल सा है। अगर आप मेरे कर्सर की तरफ तवज्जो देंगे और डायग्राम को देखेंगे तो इसके अंदर एक लेड का बॉक्स है और इस लेड बॉक्स के अंदर हमने एक रेडियोएक्टिव मटेरियल रखा हुआ है। लेड से यहाँ पे एक रेडियम सोर्स की एग्जांपल को डिस्कस किया गया। हमने बेसिकली लेड का ब्लॉक लिया, एक पीस ऑफ लेड लिया और उसके अंदर ड्रिलिंग की और उसके अंदर एक सुराख पैदा करके तो हमने इसके अंदर एक रेडियम सोर्स को रख दिया। उसके बाद हमने क्योंकि ये एक अनस्टेबल एलिमेंट था तो इसने रेडिएशन इमिट करनी थी, तो ये रेडिएशन इमिट कर रहा था। हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे आगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और फिर कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो इस पर अप्लाई हुआ। बट हमारा जो टेक्स्ट FSE का टेक्स्ट है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया गया कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, तो उसकी वजह से हमें एक बिहेवियर नज़र आया। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि हमें इस चीज़ का पता है कि जब मूविंग चार्ज पार्टिकल्स अगर मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स उनको बेंड कर देती है। सेम अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आप ना रखें
और अपने टेक्स्ट बुक की तरह यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऑब्जर्व करें तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि एक प्लेट क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव होती है और दूसरी नेगेटिव होती है, तो कुछ पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुए, कुछ नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुए और कुछ अनडिफ्लेक्टेड गए, यानी इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी तो सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर असरअंदाज होती है, यानी उनके पाथ को बेंड करती है। इसके अलावा न्यूट्रल पार्टिकल्स को तो वो कुछ भी नहीं कहती। तो यहाँ से हमने जो है वो कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ किए और वो कंक्लूजन्स कुछ ये हैं कि रेडिएशंस विच बेंड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट आर नेगेटिवली चार्ज, दीज आर नोन एज बीटा रेडिएशंस। हर वो रेडिएशन जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुई वो ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज थी, तभी पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुई। अगर इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप बात करेंगे तो एक चार्ज पार्टिकल था जो मूव करके आया तो उसको मैग्नेटिक फील्ड ने बेंड कर दिया। दूसरी हमने ऑब्जर्वेशन ये देखी कि दो रेडिएशंस which bends toward the negative plate are positively charged, these are known as alpha radiations। हर वो रेडिएशन जो कि नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुई वो पॉजिटिवली चार्ज थी और इनको हमने अल्फा रेडिएशंस का नाम दिया। एंड लास्ट हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी इसमें, लास्ट ऑब्जर्वेशन ये थी कि द रेडिएशंस which go out without bending are known as gamma radiation। हर वो रेडिएशन जिसके ऊपर कोई बेंडिंग नहीं थी, यानी वो बिल्कुल स्ट्रेट अनइफेक्टेड मूव करके गई, उनको हमने गैमा रेडिएशंस का नाम दिया और ऑब्वियसली इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। अब जब हम पहली कैटेगरी की बात करते हैं जिनको हम बीटा रेडिएशंस कहते हैं, बीटा रेडिएशंस बेसिकली फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये एटम से ही निकलते हैं और रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकल के बाहर की तरफ जाते हैं। दूसरी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और ये बेसिकली क्या होते हैं, हीलियम न्यूक्लाइज होते हैं और इनके ऊपर चार्ज जो होता है वो +2 होता है और जो मैस होता है इनका 4U एटॉमिक मैस यूनिट्स के 4 टाइम्स होता है। अब ये जो गैमा रेज हैं, थर्ड कैटेगरी हमने पढ़ी जिसके ऊपर हमने ये देखा कि कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और इनको हम फोटॉन्स का नाम देते हैं, जिनको हम पैकेट ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। इनकी बहुत शॉर्ट वेवलेंथ होती है और इनकी इवन के वेवलेंथ को आप कंपेयर कर सकते हैं विद द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। नेक्स्ट हम एक और टॉपिक देखते हैं जिसको हम न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। ट्रांसम्यूटेशन बेसिकली एक एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट में या एक टाइप ऑफ एलिमेंट को दूसरे टाइप ऑफ एलिमेंट में कन्वर्ट होने को कहते हैं और न्यूक्लियर तो इसका मतलब है कि कुछ रेडियोएक्टिविटी टाइप समथिंग इज इन्वॉल्व्ड। अब रेडियोएक्टिविटी याद रखिएगा एक प्योरली न्यूक्लियर फिनोमेना है। रेडियो एक्टिविटी को आप ऐसे नहीं परफॉर्म कर सकते कि आपके पास एक पीस ऑफ यूरेनियम है लट से, तो आप कहें कि जी हम इसकी हैमरिंग करते हैं, हम इसको चोट पहुंचाते हैं, फिजिकली कुछ ऐसा एक्ट करते हैं कि हमारी रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, रेडिएशन इमिट होना शुरू हो जाएंगी या इन केस ब्लास्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। या आप ये कहें कि हम इसके ऊपर को केमिकल डाल देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं या कुछ भी ऐसा डाल देते हैं तो रेडियोएक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो रेडियोएक्टिविटी एक ऐसा फिनोमेना है जो खुद ब खुद होता है, नेचुरली होता है, कुदरती तौर पे होता है और उसका हर एक एलिमेंट और उसके एटम के लिए टाइम ड्यूरेशन नेचुरली फिक्स्ड है। अब जब इनमें से रेडिएशन इमिट होती हैं तो इनका कोई ना कोई इनके अंदर एक आपको चेंज नज़र आती है। लाइक आप नीचे अगर डायग्राम की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको पेरेंट आइसोटोप्स नज़र आ रहे हैं या पेरेंट एलिमेंट नज़र आ रहा है। इसमें से कुछ रेडिएशन इमिट हुई और उसके बाद एक डॉटर आइसोटोप या डॉटर एलिमेंट बना। अब होता ये है, इनिशियली जब हम रेडियोएक्टिव एलिमेंट लेते हैं तो उसको हम पेरेंट एलिमेंट कहते हैं, फिर उसकी रेडियोएक्टिविटी होती है अपने गिवन टाइम पे नेचुरली होती है, उसमें से रेडिएशन इमिट हो जाती हैं। जब रेडिएशन इमिट होती हैं तो एक नया एलिमेंट बन जाता है, उसको हम डॉटर एलिमेंट का नाम देते हैं। इस पूरे प्रोसेस को जो हम स्टडी कर रहे हैं इसको हम रेडियोएक्टिव डीके का नाम देते हैं और इसमें बड़ी एक चीज़ वर्थ नोटिसिंग है कि इसके अंदर लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, एनर्जी और मोमेंटम बड़ा स्ट्रिक्टली ओबे होता है। इसमें किसी किस्म का आपको जोर नज़र नहीं आएगा और अगर आप इसकी इक्वेशंस बनाएंगे भी सही, इक्वेशन स्टडी भी करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर कहीं पे भी जो इक्वेशन है वो इम्बैलेंस आपको नज़र नहीं आएगी। जब ये न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन होती है तो इसमें 3 तरह की चेंजेस नज़र आती हैं। लाइक अभी हमने प्रीवियसली भी ये चीज़ देखी कि एक्सपेरिमेंट से हमने जो 3 कंक्लूजन्स ड्रॉ किए
न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन में भी सेम यही चीज़ अभी हम देखेंगे, और इसमें 3 तरह के डिकेज देखेंगे। यही वही रेडिएशंस हैं जिनको हम डिके का नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, जो रेड एंड ब्लू में हमें नज़र आएगा, अल्फ़ा डिके। अल्फ़ा डिके का मतलब है अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिट हुए हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने पहले बात की कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बड़ा स्ट्रिक्टली ओबे होता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। हमारे सामने एक एग्जांपल है कि जिसके अंदर रेडियम, जिसका मास 226 है और चार्ज नंबर 88 है, उसकी ट्रांसम्यूटेशन हुई, उसमें से रेडिएशंस इमिट हुई और वो रेडॉन गैस में कन्वर्ट हुई, जिसका मास 222 और उसका चार्ज नंबर 86 है। इसका मतलब है कि इसमें से 4 मास माइनस हुआ और 2 चार्ज माइनस हुआ। अगर 4 2 देखा जाए तो वो तो हीलियम होता है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर से अल्फा पार्टिकल्स इमिट हुए हैं। अब यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर या देखा जाए तो इससे मास नंबर इसका रिड्यूस हुआ है। अगर देखा जाए तो रेडॉन में से 4 माइनस हुआ और चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेसिस पे देखा जाए तो 2 चार्ज भी माइनस हुआ। लेकिन जब पार्टिकल कन्वर्ट हुए तो हीलियम का मास 4 और उसका चार्ज नंबर 2 था। तो इसका मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दोनों इसमें ओबे हैं। इक्वेशन बोथ साइड बैलेंस्ड है। अब इस सारे प्रोसेस में हमें कहीं भी इम्बैलेंस कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। नंबर 2, बीटा डिके। अगर बीटा डिके को देखें तो बीटा पार्टिकल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी बीटा डिके होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इमिट होगा और चार्ज नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इस बात का कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो पीछे जो एटम होता है उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो +1, 2 निकलेंगे तो +2, 3 निकलेंगे तो +3। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन बीटा पार्टिकल इज इमिटेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस देन इट्स मास डज नॉट चेंज बट द चार्ज नंबर इंक्रीजेज बाय 1। तो चार्ज नंबर जो है वो एक नंबर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो इंक्रीजेज बाय 1। और क्योंकि इनका मास बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि हम इसको निग्लिजिबल कंसिडर करते हैं, तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन का मास जो हम लिखते हैं वो 0 और उसका चार्ज जो है वो -1 लिखते हैं। लेकिन जिस एटम में से निकल रहा होता है उसका +1 लिखा जाता है। तीसरा हमारे पास है गैमा डिके। गैमा डिके जब रेडिएशंस हैं तो क्योंकि हमें पता है गैमा रेडिएशंस चार्ज तो होती नहीं है, ये तो हमारे पास हैं फोटॉन्स, और फोटॉन्स क्या हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके निकलने से कोई भी ना मास के ऊपर फ़र्क पड़ने वाला है ना चार्ज के ऊपर फ़र्क पड़ने वाला है। तो ये सिर्फ एक एनर्जी के पैकेट्स हैं जो निकलेंगे और हमारे रेडिएशन इमिट हो जाएंगे। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालात जिनका जवाब निकालना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और वो ये हैं, बीटा पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स। We know that there is no electron present inside the nucleus. How does it happens? बात तो है कि बीटा पार्टिकल्स हम कहते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हमें इस बात का भी पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, बल्कि वो तो न्यूक्लियस के बाहर घूम रहे होते हैं। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इमिट कैसे हो जाता है न्यूक्लियस से? क्योंकि हम तो ये बात कह रहे होते हैं कि न्यूक्लियस स्टेबल होने के लिए रेडियो एक्टिविटी का जो है फिनोमेना करते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स कैसे इमिट होते हैं? तो इसका बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है कि हम इसको सिंपली ये अज्यूम कर सकते हैं कि एक न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन का कंसेप्ट क्या है कि एक न्यूट्रल पार्टिकल है। जैसे हमने कल के लेक्चर में बात की कि एटम्स ऑन द होल न्यूट्रल होते हैं, यानी इनके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं। अगर हम ये इमेजिन करें कि एक न्यूट्रॉन जो है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देता है, अपने अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा तो पीछे तो वो एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा। तो अगर वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज छोड़ता है तो उसका मतलब है कि वो प्रोटॉन बन गया। तो हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि हम सिंपली इसका इंग्लिश में आंसर क्या लिखेंगे? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट वी कैन थिंक दैट it is a neutron emitting an electron and becoming a proton. This means that the beta particle is formed at the time of emission. बीटा पार्टिकल जो है वो रेडिएशन इमिट होने के टाइम ही बनता है। ऐसे नहीं होता है कि ये ऑलरेडी तैयार पड़ा और हमने इसको इमिट करना है, नहीं, ये एट द टाइम ऑफ एमिशन ही बनता है। दैट इज वाई एट द टाइम ऑफ एमिशन अ बीटा पार्टिकल द चार्ज नंबर ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीजेज बाय 1 बट नो चेंज इन इट्स मास नंबर अकर्स।
तो इसी वजह से मास में कोई चेंज नहीं आती है। लेकिन इस बात को हम जस्टिफाई कैसे करेंगे? हम इसको ऐसे जस्टिफाई करेंगे कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एक्सीडेंटली स्मॉल एज कम्पेयर टू द मास ऑफ द प्रोटॉन और द न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो हम ये कहते हैं कि हम इसका मास 0 लिखेंगे और चार्ज जो है वो -1, और जो एटम है उसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव यानी हम कहेंगे कि एक चार्ज इंक्रीज हो गया, क्योंकि उसमें एबिलिटी आ जाती है एक चार्ज को ऐड करने की। दूसरा सवाल, हाउ डज गैमा डीके अकर्स? गैमा डीके कैसे होता है? अगर एक पार्टिकल हम कहते हैं कि चार्जलेस है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल? अब एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन का कंसेप्ट हमें पता होता है। हम यूजुअली ये कहते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल एक्साइट होता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट होता है, यानी वो हायर एनर्जी लेवल में तभी जाएगा जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जब हमारा न्यूक्लियस एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और जब वो अपने एक्साइटेड स्टेट में रहता है कुछ टाइम के बाद वो डी एक्साइट होके अपनी ओरिजिनल जो हमारे उसकी एनर्जी स्टेट है, ग्राउंड लेवल है, उसमें वापस आता है। तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्व की होती है उतनी ही एनर्जी वो इमिट कर देता है। तो अल्फ़ा और बीटा जब रेडिएशंस इमिट होती हैं तो उस सूरत में हमारा जो न्यूक्लियस है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्व कर चुका होता है। तो उसमें वो जब एक्साइट हो के अपने हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे वापस आता है तो वो रेडिएशंस इमिट करता है, यानी जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की होती है वो सारी इमिट करता है। तो वो जो एनर्जी इमिट करता है वो बेसिकली हमारे पास गैमा रेडिएशंस होती हैं। हाफ लाइफ एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसका ख्याल रखिएगा। इस लेक्चर के बाद आपको PDF फॉर्म में सारे नोट्स मिलेंगे, तो नोट्स को अपने पास लिख के रखिएगा। ये नोट्स आपके बहुत काम आएंगे क्योंकि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन है। अब सवाल ये है, व्हाट इज़ हाफ लाइफ? हाफ लाइफ का भी बेसिक कंसेप्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। तो सिंपली हम डिफाइन करते हैं कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द हाफ ऑफ द रेडियोएक्टिव एटम्स ऑफ एन एलिमेंट टू डीके इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ, यानी हाफ ऑफ द टाइम जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट एटम्स ऑफ द एलिमेंट को रिक्वायर्ड होते हैं कि वो डिके हो सकें, उसको आप क्या कहते हैं? हाफ लाइफ कहते हैं। दिस प्रोसेस इज रैंडम एंड टेक प्लेस एट एनी टाइम। ये प्रोसेस रैंडम होता है, किसी भी वक्त हो सकता है, इसके लिए कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है कि घंटे बाद होना है 2 घंटे बाद, नहीं। हर एक एटम के, हर एक एलिमेंट के एटम्स के अपनी एक ड्यूरेशन है, उसमें वो जो है वो हाफ ऑफ द एटम्स डीके हो जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल हम बड़े आसान तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, और इसकी मिसाल हमारी इस बुक के अंदर ऐसे दी गई कि फॉर एग्जांपल हम एक शहर की पॉपुलेशन को डिस्कस करते हैं। शहर की पॉपुलेशन को ऐसे डिस्कस करते हैं कि हम कहते हैं कि वहाँ लेट्स से 10 लाख लोग रहते हैं। अब 10 लाख लोग वहाँ रहते हैं और हम ये कहते हैं कि हमें स्टैट्स पता चलते हैं कि ऑन द एवरेज शहर में रोज़ 10 लोग मरते हैं। तो एक ऐसा शहर जिसकी आबादी 10 लाख है, उसमें ऑन द एवरेज रोज़ाना 10 लोग मरते हैं, और आज के दिन भी 10 लोगों ने मरना है। बट हमें कभी ये नहीं पता होता है कि किन 10 लोगों ने मरना है। हमें बस इतना पता है कि 10 लोगों ने मरना है। अगर ये केयरफुल स्टैट्स हैं तो उसके मुताबिक 10 लोगों ने ही मरना है। हम कभी ये नहीं कह सकते फ़लाँ 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 10 लोगों ने ही आज मरना है। तो इसी तरह जो हाफ लाइफ होती है उसमें ये तो कन्फर्म होता है कि हाफ ऑफ द एटम्स डीके करेंगे किसी भी एलिमेंट के, लेकिन ये नहीं पता होता कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें से डीके कर जाएंगे और कौन कौन से बच जाएंगे। तो इसकी दूसरी मिसाल ऐसे भी ली जा सकती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के, तो उनमें से अगर उनकी हम ये एज्यूम कर लें कि जो हाफ लाइफ है वो 1 डे है, यानी 1 दिन के बाद आधे डीके कर जाएंगे, तो 1 दिन के बाद 50,000 एटम्स आपके पास होंगे, दूसरे दिन के बाद 25,000, उसके बाद 12,500, और ऐसे ही हाफ होते 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 और ऐसे ही चलता जाएगा। लेकिन एक चीज़ इसके बारे में याद रखिएगा कि किसी भी एलिमेंट के एटम्स को कम्प्लीटली डिके होने में इनफाइनाइट हाफ लाइफ चाहिए होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की कि इनिशियली आपके पास 1 लाख थे, ठीक है, 1 लाख हो गए, 1 लाख के बाद फिर हाफ लाइफ के बाद 50,000 रह गए, फिर 25,000 रह गए, फिर 12,500, फिर 12,500 का हाफ, फिर उसका हाफ, फिर उसका, ऐसे ही हाफ होते होते इनफाइनाइट हाफ लाइफ ले जाते हैं कम्प्लीटली डिके करने के लिए, और हमारे पास ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं रहती। अगर हम अपनी स्क्रीन पे ग्राफ देखें तो हमें इस ग्राफ में एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट नज़र आ रहा है जो कि इनिशियली बिल्कुल टॉप के ऊपर बिल्कुल फिल्ड है अपने एटम्स के साथ, और इसका लाइट पिंक कलर हमें नज़र आ रहा है। पहली हाफ लाइफ के बाद
हाफ एलिमेंट्स रह गए, फिर उनका हाफ, फिर उनका हाफ, फिर उनका हाफ, और ऐसे ही चलते चलते इनफाइनाइट हाफ लाइफ से ये डिके करेगा। व्हाट आर द कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ हाफ लाइफ? क्या कंक्लूजन्स हमने ड्रॉ की कि हाफ लाइफ क्या होती है? नंबर 1, नो रेडिएक्टिव एलिमेंट कैन कम्प्लीटली डिके। कोई भी रेडिएक्टिव एलिमेंट मुकम्मल तौर पे डिके नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हर दफ़ा हाफ नंबर ऑफ एटम्स डिके करते हैं, तो इस तरह ज़ीरो होने के लिए इनको इनफाइनाइट हाफ लाइफ चाहिए। नंबर 2, the number of atoms decaying in a particular period is proportional to the number of atoms present in the beginning of the period। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मोस्टली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि हर दफ़ा हाफ लाइफ में वो ये कंसिडर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने डिस्कस किया कि 1,00,000 एटम्स हैं, तो स्टूडेंट्स यूजली यही समझ लेते हैं कि हर दफ़ा ही हमने हाफ लाइफ में 1,00,000 को कंसिडर करना है। पहली हाफ लाइफ में तो आपने 1,00,000 का हाफ करना है, लेकिन जब पहली हाफ लाइफ गुजर जाएगी तो फिर 50,000 का हाफ आप करेंगे ना। पहली हाफ लाइफ के बाद 50,000 आ जाएंगे, 50,000 के बाद 25,000, 25,000 के बाद 12,500 एंड सो ऑन, ऐसे ही हाफ होते जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जब आप सेकंड हाफ लाइफ की बात करेंगे तो उस वक्त आपके पास 50,000 एटम्स होंगे, 1,00,000 नहीं होंगे, क्योंकि 1,00,000 तो डिके होकर 50,000 पे आ गए। अब सेकंड हाफ लाइफ 50,000 के हिसाब से होगी, थर्ड हाफ लाइफ 25,000 के हिसाब से होगी, एंड सो ऑन। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये कंक्लूजन हमें यहाँ से मिलती हैं। हाफ लाइफ के फार्मूला का प्रूव करते हैं और हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि लेट वी हैव अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट विद n एटम्स। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे हमने ग्राफ में देखा कि इनिशियली इसके अंदर बिल्कुल सारा ये पिंक कलर फील्ड है, तो इसका मतलब है कि n नंबर ऑफ एटम्स इसके अंदर मौजूद हैं, और कुछ टाइम गुजरता है, डेल्टा टी टाइम गुजरता है, तो कुछ नंबर ऑफ एटम्स डीके कर जाते हैं और हम कहते हैं डेल्टा एन नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो डीके कर गए। देन द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कहा जाता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स रिड्यूस हुए, तो माइनस डेल्टा एन बाई डेल्टा टी, यानी डेल्टा एन डीके कर गए, वक्त कितना गुजरा इस सारे प्रोसेस में, डेल्टा टी, और माइनस साइन कमी को शो कर रहे हैं, जिसका मतलब है डेल्टा एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन डेल्टा टी के। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा एन बाई डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है। लेट्स से कि एन इनिशियली नंबर ऑफ एटम्स थे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितना डीके कर गए। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम ख़त्म करें तो हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मिलता है, जो कि लैम्डा की फॉर्म में हम लिखते हैं। आई एम सॉरी, यहाँ पे 2 दफ़ा माइनस लिखा गया, तो प्लीज़ आप एक दफ़ा इस माइनस को कट कर लीजिएगा, सिर्फ एक माइनस रह जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से लैम्डा अगर हम देखें तो वो हमारे पास आएगा डेल्टा एन ओवर एन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। लैम्डा क्या चीज़ है? लैम्डा है डीके कांस्टेंट, और ये इसको डिफाइन हम ऐसे करते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ डीकेड एटम्स पर यूनिट टाइम। वक्त के साथ कितने एटम्स डीके करते हैं, कितनी फ्रैक्शन ऑफ एटम्स डीके करते हैं, उसको आप क्या कहते हैं? डीके कांस्टेंट कहते हैं। अब यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इफ़ लैम्डा हैज़ लार्ज वैल्यू इट मीन्स दैट मोर एटम्स विल डीके इन दैट टाइम। अगर लैम्डा की वैल्यू बड़ी है तो उसका मतलब है ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स डीके कर रहे हैं। अगर लैम्डा की वैल्यू स्मॉल है, छोटी है, तो इसका मतलब है कम नंबर ऑफ एटम्स डीके करेंगे। हम इस इक्वेशन 1 को रीअरेंज करते हैं, डेल्टा एन बाई एन हमारे पास आता है लैम्डा डेल्टा टी के। बोथ साइड्स हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन मैथमेटिकल टूल है जिससे हम सॉल्व करते हैं। तो अगर इंटीग्रल में कुछ यूँ हो कि जो क्वांटिटीज़ हैं सेम क्वांटिटीज़ का विद डिफरेंशियल या विद चेंज अगर डिवाइज़र में हो तो उनको लॉग की फॉर्म में लिखा जाता है, और टाइम का इंटीग्रल जो है वो टाइम आ जाएगा प्लस सी। सी जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशन यूज़ करते होते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल कंडीशन हमारे पास जो है वो ये है कि जब टाइम 0 था तो टोटल नंबर ऑफ एटम थे वो मैक्सिमम थे, यानी एन नॉट के इक्वल थे। तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ 0 पुट कर देते हैं, और जहाँ जहाँ एन है वहाँ एन नॉट पुट कर देते हैं। तो लॉग ऑफ एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू 0 प्लस सी। तो सी हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ एन नॉट। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सी की वैल्यू पुट करते हैं, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करते हैं वैल्यू, तो वो हमारे पास आ जाएगा लॉग एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी लॉग ऑफ एन नॉट। इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो लॉग एन माइनस लॉग ऑफ एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। लॉग की प्रॉपर्टी है कि जब डिफरेंस का साइन हो तो आप डिवाइजर में लिख सकते हैं, तो एन ओवर एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। बोथ साइड एक्सपोनेंशियल लेते हैं क्योंकि एक्सपोनेंशियल इन्वर्स है लॉग का, तो लॉग से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ई की पावर माइनस लैम्डा टी बन जाएगी। एन ओवर एन नॉट इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी, तो एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी। हम लेट करते हैं, अज्यूम करते हैं कि ये जो टाइम हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं ये हाफ लाइफ है।
तो हम इसको कैपिटल टी सबस्क्रिप्ट में 1/2 लिख देंगे। और पहली हाफ लाइफ के बाद आपको पता है कितने एटम्स डिक्रीज कर जाते हैं, यानी टोटल का हाफ हो जाता है। तो n की जगह हम n/2 लिख देते हैं और t की जगह स्मॉल t की जगह कैपिटल T हाफ लिख देते हैं। तो देखें बोथ साइड्स जो चीज़ें कैंसिल होती हैं कैंसिल आउट कर देंगे, इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 = e⁻⁻, प्लीज़ यहाँ माइनस का साइन लगा दीजिएगा, -λ t हाफ हो जाएगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, फिर बोथ साइड लॉग लेंगे ताकि e ख़त्म हो जाए। log of 2 = log of e⁻⁻, वेरी सॉरी, यहाँ माइनस का साइन नहीं पुट करेंगे क्योंकि हमने यहाँ रेसिप्रोकल ले लिया, तो आप माइनस का साइन नहीं पुट करेंगे, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। log of 2 = log e कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा t हाफ हो जाएगा। तो log of 2 का आंसर आता है 0.693 = लैम्डा इंटू टी हाफ आ जाएगा। इफ़ लैम्डा इज नोन टी हाफ इज़ फाउंड इजीली, क्योंकि यहाँ देखें ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू का डीके कांस्टेंट आपको पता चल जाए तो आप टी हाफ बड़ा इजीली निकाल सकते हैं। इसी चीज़ को हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं। ये ग्राफ एग्जैक्टली इस ग्राफ के बिल्कुल जैसा है, तो इसको हम बड़ा इजीली जज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमें दिखाया गया कि इनिशियली बिल्कुल बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं, फिर वो डीके करते करते तकरीबन बहुत कम हो चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास रोज़ में बहुत ज़्यादा एटम्स यहाँ दिखाए गए हैं, फिर वो हाफ, फिर अगले का हाफ, फिर उसके अगले का हाफ, और फिर होते होते ऐसे ही मिनिमम तक आ जाते हैं। बट कम्प्लीटली ज़ीरो होने के लिए इनफाइनाइट हाफ लाइफ चाहिए। इस ग्राफ को आप डीके कर्व कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं कि एवरी रेडियोएक्टिव एलिमेंट डीके एट अ पर्टिकुलर रेट विद टाइम। हर रेडियोएक्टिव एलिमेंट के डीके होने का एक अपना मखसूस टाइम है। दिस ग्राफ शोज दैट इन द बिगिनिंग द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट वर n0। शुरू में बताता है कि n0 नंबर ऑफ एटम्स है, यानी मैक्सिमम थे। आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ n0/2 नंबर ऑफ एटम्स आर लेफ्ट। तो पहली हाफ लाइफ के बाद मुकम्मल का आधे रह गए। आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ 1/2 इंटू n0/2, यानी n0/2 का हाफ हुआ। ये जो 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये शो कर रहा है कि n0/2 का आधा हुआ, तो इसका मतलब है कि n0/4 रह गए। फिर n0/4 का हाफ हुआ मज़ीद इसमें, इसी तरह तो ये बच गया n0/8। तो फ्रॉम हेयर वी कंक्लूड दैट द जनरल फार्मूला फॉर द नंबर ऑफ एटम्स फॉर देयर कंप्लीट डीके इज 1/2 रेज़ टू द पावर n n0। तो ये जनरल फार्मूला है, याद रखिएगा डीके के लिए। कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें यूरेनियम 238 उसकी हाफ लाइफ जो है वो 4.5 क्रॉस्टेनस पर 9 ईयर्स होती है। रेडियम की जो है वो 1620 साल होती है। रेडॉन गैस की 3.8 डेज होती है। यूरेनियम 239 की 23.5 मिनट्स जो है वो हाफ लाइफ होती है, यानी इतने ड्यूरेशन के बाद इनके आधे एटम्स जो हैं वो डीके कर जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का। अब नेचुरली तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं, किसी एलिमेंट को आप खुद चाहते हैं कि वो रेडियोएक्टिव हो तो कैसे करेंगे? उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप हाई एनर्जी पार्टिकल्स को लें, उनको बम्बार्ड करें, उनके ऊपर थ्रो करें, तो वो जो स्टेबल न्यूक्लियस हैं वो भी अनस्टेबल हो जाएंगे, एक्साइट होंगे, और जब डी एक्साइट होकर वापस आएंगे तो वो रेडिएशन एमिट करेंगे। इस सारे प्रोसेस को आप आर्टिफिशियली रेडियोएक्टिविटी कहते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स को आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। आई होप कि आपको इस सारे लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल होगा तो आपके पास इनफ टाइम है कि आप अपने क्वेश्चन आंसर सेशन में ये सवाल पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।